आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान ने अमेरिका को सख्त तनबीह देते हुए कहा है कि अगर उसकी ऑयल या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो पूरे रीजन में अमेरिका या फिर उससे मुतल्लिक तमाम एनर्जी फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाएगा। खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फगारी की जानिब से कहा गया कि अगर यूएस ईरान के ऑयल या फिर इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन को निशाना बनाता है तो अमेरिका से जुड़ी कंपनीज के ऑयल और एनर्जी सेंटर को राख बना दिया जाएगा। उन्होंने यूएई की क़यादत को भी खबरदार करते हुए कहा कि ईरान अमेरिकन मिसाइल्स लॉन्च साइट को निशाना बना सकता है जो यूएई के पोर्ट्स और डॉक्स में मौजूद हैं और लोगों को इन मकामात से दूर रहने की सलाह भी दी है। जुल्फगारी की जानिब से कहा गया कि ईरान पर होने वाले हर नुकसान और खून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। यूएस कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न की जानिब से ईरान के खिलाफ यूएस इसराइल हमलों की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि जंग पर खर्च होने वाली रकम अमेरिका में इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने पर लगाई जा सकती थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 2 हफ्तों से कम वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान वॉर पर तकरीबन $19 बिलियन खर्च कर दिए गए हैं, जो कि अमेरिका में हर साल डिजीजेस की रोकथाम पर होने वाले खर्च से 2 गुना ज्यादा है। पेंटागन के मुताबिक जंग के पहले हफ्ते में ही $11 बिलियन खर्च कर दिए गए थे और उसके बाद रोजाना $1 बिलियन से ज्यादा खर्च हो रहा है। ईरान ने इन हमलों के बाद ही इसराइल और रीजन में यूएस बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिया है, जबकि ईरानियन ऑफिशियल्स का यह कहना है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ये उनका लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जासूसी और मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलव्विस कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक एनोनिमस सोल्जर्स ऑफ इमाम जमाम नाम की इंटेलिजेंस यूनिट के मजंदरान और रजावी खुरासान प्रोविंसेस में 10-10 अफराद पर मुश्तमल 2 ग्रुप को पकड़ा गया है, जो कि दुश्मन मुल्कों को मिलिट्री बेसिस और इकोनॉमिक फैसिलिटीज की मालूमात फराहम कर रहे थे। एक अलग ऑपरेशन में खुजेस्तान प्रोविंस में भी 3 मुसल्लह अफराद को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि सिक्योरिटी पर्सनल और अवामी मकामात पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान की आर्म फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फजल शिकारची की जानिब से मुस्लिम ममालिक की क़यादत से अपील की गई है कि वो अमेरिका और यहूदियों के असर के खिलाफ ही इत्तेहाद पैदा कर लें। स्टेट ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक और उसके लोगों पर भरोसा किया जाए और पूरी इस्लामिक दुनिया कुफर, शिर्क और निफाक की क़यादत करने वाली ताकतों अमेरिका और यहूदियों के खिलाफ एकजुट हो जाए। उनके बयान में मुस्लिम उम्मत में मुस्लिम दुनिया में यकजहती और रीजनल इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई की जानिब से कहा गया है कि रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अमेरिकन मौजूदगी से नहीं बल्कि इलाकाई ममालिक के दरमियान ताउन से मुमकिन है। उन्होंने सिंजुआ न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में यूएस इसराइल एग्रेशन की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि 28 फरवरी से अब तक ईरान में तकरीबन 1400 सिविलियन हलाक हो चुके हैं। बागई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल का हमला इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है और ईरान जब तक की जरूरत होगी तब तक अपना दिफा करता रहेगा। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि ईरान किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है और अपने हमसाया ममालिक खासतौर पर पर्शियन गल्फ के मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत करना चाहता है, जबकि ईरानियन फोर्सेस ने जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए इसराइल और रीजन में यूएस बेसिस पर कई वेव भी हमले किए। ईरान के साबका आईआरजीसी चीफ मोहसिन रेजाई की जानिब से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा और किसी भी अमेरिकन जहाज को पर्शियन गल्फ में दाखिल होने का हक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से पर्शियन गल्फ में अमेरिका की मौजूदगी ही बेचैनी की बुनियादी वजह रही है। रेजाई की जानिब से कहा गया है कि असल अमन तभी मुमकिन है जब अमेरिका पर्शियन गल्फ से निकल जाएगा और इलाकाई ममालिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल संभालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जंग का अंजाम ईरान के हाथ में है और जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि अमेरिका से मुकम्मल मुआवजा और मुस्तकबिल के लिए मजबूत गारंटी नहीं मिल जाती। रिजाई ने दावा किया कि ईरान जंग में फतेह हासिल कर चुका है और उसकी बालादस्ती को कमजोर कर दिया गया है, जबकि जंग के बाद से ईरान की इलाकाई पोजीशन पहले से ही मजबूत हो गई। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाग़र कालिबाफ की जानिब से कहा गया कि ईरान अब यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल को ईरान के खिलाफ कदम उठाने के हवाले से एक जैसा समझता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग की तरफ धकेल दिया। इसी दरमियान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर ने अपनी फौजी मुहिम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इसराइल और अमेरिका फौजी मकामात पर मिसाइल और ड्रोन से मुसलसल हमले करने का दावा किया, जिससे कि इलाके में तनाव मजीद बढ़ गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की जानिब से यूनाइटेड स्टेट्स पर तनकीद करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले दुनिया को रूस से तेल खरीदने से रोक रहे थे, लेकिन अब खुद ही ममालिक से रशियन तेल खरीदने की बात करते फिर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ जारी तनाज़े के बावजूद तेहरान ने हिंदुस्तान के लिए जाने वाले सभी जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से महफूज गुजरने की इजाज़त दे दी है, जबकि ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ती और मुश्तरका मफादात पर भी जोर दिया गया।
श्रीलंका ने ईरान के 84 बहरी जहाजियों की लाशें वापस भेज दी हैं, जो कि ईरानियन फ्रिगेट IRIS देना पर भी यूनाइटेड स्टेट्स की सबमरीन के हमले में हलाक हो गए थे। ये जहाज गेले के करीब ही डूब गया था, जबकि ये विशाखापट्टनम से नेवल एक्सरसाइज में शिरकत के बाद ईरान वापस जा रहा था। श्रीलंका ने तमाम 84 लाशें ईरानियन एम्बेसी के हवाले कर दी, जो कि बाद में चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए ईरान भेज दी गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से MLA सजाद लोन की जानिब से आज कहा गया कि JKAS के स्टैटिस्टिकल रिजल्ट उन बातों की तस्दीक करते हैं जो उन्होंने असेंबली में रिजर्वेशन पॉलिसी पर उठाई थी। उनका एक कहना है कि असल मसला रीजनल इम्बैलेंस है, जो कि गैर मुनज़फ़ाना रिजर्वेशन निज़ाम की वजह से पैदा हुआ। जम्मू कश्मीर में इस मसले का हल तभी मुमकिन है जब हुकूमत डेटा और रिसर्च की बुनियाद पर फैसला करे और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को समझकर इंसाफ पर मबनी पॉलिसी तैयार कर दे। जम्मू में LPG सिलेंडर को भरवाने के लिए एक LPG एजेंसी के बाहर लोगों की भारी तादाद में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाज़े के बाद सप्लाई के हवाले से पैदा हुई तशवीश की वजह से लोगों ने पैनिक बुकिंग शुरू कर दी, जिससे कि एजेंसियों पर रश बढ़ता नजर आया। ईरान की IRGC नेवी के कमांडर अली रेजा तंगसीरी की जानिब से कहा गया कि नेवल फोर्सेस ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस अल दाफरा, शेख ईसा और अल उदैद पर कई मरहलों में हमले किए। उनके मुताबिक इन हमलों में पैट्रियट रडार सिस्टम, कंट्रोल टावर्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, सेंट्रल रैम्प्स और फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। तंगसीरी ने दावा किया है कि ये हमले मुख्तलिफ वेव्स में किए गए हैं और कई अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि अगर ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हिंदुस्तानी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिलती है और LPG या फ्यूल की सप्लाई बरकरार रहती है तो इससे कीमतों को कम रखने में मदद मिलेगी, जो कि मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा कि ईरान की क़यादत का फैसला सिर्फ ईरान की अवाम का हक है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग का हल अमन है और इस तनाज़े को जल्द ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को बड़ी राहत मिल गई, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने उनकी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत 6 महीने बाद फौरन खत्म कर दी। वांगचुक को साल 2025 में लेह में लद्दाख को रियासती दर्जा देने और छठे शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल करने की एहतजाज के बाद गिरफ्तार किया गया था। हुकूमत ने कहा कि यह फैसला लद्दाख में अमन बरकरार रखने और मुख्तलिफ तरफों के दरमियान बामानी गुफ्तगू का रास्ता खोलने के लिए ही लिया गया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की जानिब से सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत खत्म करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया गया और इसे लद्दाख में अमन और इस्तेकाम के लिए मस्बत कदम करार दिया गया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में तशद्दुद और एहतजाज की गुंजाइश नहीं है और अवाम के मसाइल और मुतालबात को मुकालमा और स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू के जरिए हल किया जाएगा। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से मस्जिद बिलाल में रमज़ान की आखिरी आशरे के मौके पर ही कहा गया कि इस्लाम में ईमानदारी और इंसाफ के साथ तिजारत करना भी इबादत का हिस्सा है। उन्होंने कश्मीर के लोगों से अपील की है कि सयाहों के साथ ईमानदारी और मेहमान नवाजी की रिवायात को बरकरार रखें। साथ ही उन्होंने मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और शबीर अहमद शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिली बेल का खैर मकदम करते हुए दूसरे सियासी कैदियों की रिहाई की भी उम्मीद की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ एक अहम इजलास की सदारत की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी ढांचे का जायजा लिया गया। इजलास में मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी, डिस्ट्रिक्ट सतह पर पार्टी की कारकर्दगी और अवाम के मसाइल से राब्ता मजबूत करने पर जोर दिया गया, ताकि पार्टी की बुनियाद को मजीद मजबूत बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बादामबाड़ी में प्रोग्राम के दौरान ही फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर को बादामबाड़ी को खूबसूरती से सजाने पर मुबारकबाद पेश की गई। उन्होंने कहा कि स्टॉल्स और बाहर के प्रोग्राम से लोग फ़ायदा उठाएंगे और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की इफ्तिताह के साथ ही कश्मीर में समर टूरिस्ट सीजन का आगाज़ होगा, जहां पर ज़्यादा सयाह आने की उम्मीद है। मरकज़ की जानिब से क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर से NSA हटाने के फैसले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था। खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनका ये कहना है कि उनकी रिहाई अच्छा कदम है और उम्मीद है कि लद्दाख और कश्मीर से मुतल्लिक किए गए वादे भी पूरे किए जाएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए ईरान की अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया और कश्मीरियों से उनके लिए दुआ करने की अपील की गई। उन्होंने मरकजी हुकूमत से ईरान के हवाले से अपनी पॉलिसी पर दोबारा गौर करने को कहा और कहा कि ईरान के हक में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार लोगों की रिहाई का मुतालबा भी है। साथ ही सोनम वांगचुक की हिरासत खत्म करने के फैसले को भी खुशामद करार दिया।
الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی ایک مسجد میں نمازیوں کی تعداد محدود کرنے کے حکم کو رد کر دیا۔ کورٹ نے اتر پردیش کی انتظامیہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر افسران قانون اور امن برقرار نہیں رکھ سکتے تو انہیں اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بینچ نے زور دیا کہ عبادت کرنا لوگوں کا بنیادی حق ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو سکون اور امن کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع دیا جائے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی جانب سے شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں نیشنل کولڈ واٹر فشریز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ جموں کشمیر میں فشریز سیکٹر کو قومی سطح پر ماڈل بنانے کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے اننت ناگ میں 100 کروڑ روپے کا فشریز کلسٹر منظور کیا ہے اور HADP کے تحت ٹروٹ پروڈکشن بھی کافی بڑھ رہا ہے، جو کہ سال 2021-22 کے 1663 ٹن سے بڑھ کر سال 2024-25 میں 2650 ٹن تک پہنچ گیا ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں کولڈ واٹر فشریز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ جموں کشمیر میں فشریز سیکٹر کو مضبوط بنانے کے لیے سائنٹیفک ریسرچ، ماڈرن ٹیکنالوجی اور سسٹینیبل طریقوں کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سری نگر میں موسم تیز بدل رہا ہے، جس کا اثر فشریز پر بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے یونیورسٹیز اور ریسرچ اداروں کو نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے تاکہ سیکٹر کو مزید ترقی مل سکے۔ مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر کی جانب سے کہا گیا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر میں نئے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے مقامات کی نشاندہی کر رہی ہے اور بجلی پیداوار بڑھانے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ پلانٹس پہلے سے کام کر رہے ہیں جبکہ کچھ رکے ہوئے پروجیکٹ دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ حکومت یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہاں کا پانی کینل یا پھر ٹنل کے ذریعے ہی پنجاب، راجستھان، ہریانہ، اتر پردیش اور دلی تک پہنچایا جا سکے، جبکہ ساتھ ہی سولر اور نیوکلیر انرجی کو بھی بڑھاوا دینے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ سونم وانگچک کی جودھ پور سے رہائی پر لداخ کے رہنما کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ محمد حنیفہ کی جانب سے رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ احتجاج میں گرفتار باقی افراد کو بھی رہا کیا جائے اور لداخ کو ریاست درجہ اور چھٹے شیڈول آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں شامل کرنے کے مطالبے پر بھی گفتگو کی جائے۔ اس دوران رہنماؤں نے کہا کہ ان کی تحریک پرامن رہی اور مسائل کا حل مکالمہ کے ذریعے ہی نکالنا چاہیے۔ کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی جانب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے ہندوستان کی زراعت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے منیمم سپورٹ پرائز یعنی MSP اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تجارتی معاہدے کے حوالے سے ان کے سوالات کا سیدھا جواب نہیں دیا ہے۔ راہل گاندھی کے مطابق حکومت نے سال 2021 میں کسانوں سے MSP کو C2 لاگت پر 50% اضافہ کر دے کر قانونی درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب تک اس پر عمل نہیں ہوا اور وہ کسانوں کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور مغربی خلل کے 2 سلسلے 15 سے 20 مارچ کے درمیان جموں کشمیر کو متاثر کر سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد کے مطابق اس دوران میدانی علاقوں میں بارش جبکہ بلند پہاڑی علاقوں میں تازہ برف باری کا امکان ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 15 سے 16 مارچ اور پھر 18 سے 20 مارچ کے درمیان ہی 2 الگ ویدر سسٹم آئیں گے، جس سے کہ بدلیوں اور بارش کی وجہ سے دن کے درجہ حرارت میں بھی واضح کمی آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔